नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 27 जून 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेख तथा संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और उनके संबंध में जो भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज की अपनी विषय सूची को हम देखें तो हमारा पहला आलेख होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट, और इसके संबंध में वर्तमान में विवाद बढ़ता जा रहा है कि ये एक तरह से भारत में भी एक विस्तार रूप में देखा जा रहा है, और इसके मामले अगर हम देखें तो 50 के ऊपर वर्तमान में पहुंच चुके हैं। तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा परिसंपत्ति हस्तांतरण, खास तौर से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अगर संबंध में हम देखें तो ये एक नया यहाँ पर एक निर्णय हुआ है। तीसरे आलेख को हम देखते हैं, जेट एयरवेज का पुनः प्रवर्तन। तो यहाँ पर जेट एयरवेज का पुनः संचालन प्रारंभ होने वाला है, तो वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनके संबंध में देखेंगे। चीन में कम्युनिस्ट का भविष्य, आने वाले जुलाई माह में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में इस आलेख में यह समीक्षा की गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से जो अलग अलग भाग में जो विकास हुआ है और उसके आधार पर किस तरह से चीन में जो भी वहाँ पर नीतियाँ अपनाई गई हैं उनमें जो परिवर्तन आया है उसके संबंध में चर्चा है। 4 टेक कंपनियों का नियंत्रण, यहाँ पर हम अमेरिका में देखें एंटी ट्रस्ट जो नए कानून आ रहे हैं उनके माध्यम से 4 टेक्नोलॉजी की जो प्रमुख कंपनियां हैं उनको नियंत्रित करने का एक प्रयास है। इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। एक अंतिम आर्टिकल हम देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार इसका महत्व रहेगा, जिसमें जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय पार्क को वर्ष भर खोलने की एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो जो पर्यावरणविद हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो देखेंगे ऐसे कौन से कारण हैं। और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि जो भी हमारे आलेख हैं उनके संबंध में मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ साथ उनकी संरचना की भी चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले आर्टिकल को हम देखते हैं, और यहाँ पर डेल्टा प्लस के संबंध में भारत सरकार के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया राज्यों को कि जो भी डेल्टा प्लस के संबंध में एक तरह से प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जाए, और नए जो केसेस बढ़ रहे हैं उस जगह पर किस तरह से नियंत्रण करना है। और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है ये नए रूप में जो तेजी से बढ़ रहा है, इसका किस तरह से प्रभाव हो सकता है, या क्या इसका आगे एक तीसरी वेव के रूप में बढ़ना निश्चित है। इस तरह के जो प्रश्न हैं उनका इस आर्टिकल के माध्यम से जवाब दिया गया है। जहाँ तक हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसी का एक अगला उत्परिवर्तन है, एक नए म्यूटेशन के साथ में। डेल्टा जो वेरिएंट था उसको B.1.617.2 कहा जाता है, और इसी का एक कह सकते हैं नया डेल्टा प्लस वर्जन है, जिसको हम B.1.617.2.1 या शॉर्ट में इसको AY.1 भी कह सकते हैं। तो ये भारत में एक तरह से जो डेल्टा पहली बार देखा गया था वेरिएंट, उसी का कह सकते हैं एक नया म्यूटेशन या नया उत्परिवर्तन के रूप में डेल्टा प्लस है। कोविड-19 के वायरस के जो स्पाइक्स हैं उसमें एक तरह से ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हुआ है। तो स्पाइक जो प्रोटीन है वहां पर उत्परिवर्तन एक तरह से होने के कारण प्रमुख रूप से ये डेल्टा प्लस नया वेरिएंट बना है, और ये उत्परिवर्तन K417N एक तरह से कहा जाता है। कोविड-19 के वायरस में अगर इस स्पाइक प्रोटीन की बात करें तो अगर यहाँ पर उत्परिवर्तन होता है तो ये एक तरह से इसके प्रभाव के बढ़ने और तेजी से फैलने की जो स्थिति है उसको एक तरह से मजबूत करता है। तो स्पाइक प्रोटीन का जो उत्परिवर्तन हुआ है उसके कारण से ये अपनी संक्रमणशीलता एक तरह से बढ़ा चुका है। इस कारण से ये तेजी से विस्तारित होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो डेल्टा प्लस नया वेरिएंट है। डेल्टा प्लस में ये जो नया उत्परिवर्तन हुआ और डेल्टा प्लस के रूप में ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ध्यान रखें उत्परिवर्तन सामान्य सी प्रक्रिया ये है, वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वहां पर अपनी कई प्रकार की प्रतियां या कॉपी एक तरह से बनाता है। तो कई जब वो कॉपी बना रहा होता है तो कुछ ऐसी कॉपी या नकल बनती हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि जो मूल होता है यानी आधार जो एक तरह से उसकी तुलना में कुछ परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा होता है, नई जो प्रतियां बन रही हैं, नई कॉपी बन रही हैं, वही एक तरह से उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया उत्परिवर्तन के कारण एक प्रकार बना हुआ है, ये माना जा रहा है कि तेजी से फैलने के कारण ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, और दुनिया के लगभग 80 देशों में अभी वर्तमान में डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रकार देखे जा रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रभाव के बारे में अगर हम देखें तो जिन क्षेत्रों में डेल्टा वेरिएशन का एक तरह से प्रभाव रहा है वहां पर माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मरीज डेल्टा वेरिएंट से एक तरह से प्रभावित थे उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई है, अगर वही मरीज दोबारा डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण किसी भी तरह से संक्रमण के शिकार होते हैं तो क्रॉस न्यूट्रलाइजेशन होने की संभावनाएं हैं, यानी ये जो एंटीबॉडी हैं उनके द्वारा डेल्टा प्लस का एक तरह से जो विकास है उसको रोकने की प्रक्रिया एक तरह से बनेगी, और माना जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित थे उन पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का उतना असर नहीं होगा। इस तरह की एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
अगर हम यहाँ पर तीसरी लहर की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी संभावना इसी के ऊपर व्यक्त की जा रही है कि डेल्टा प्लस का अगर प्रभाव बढ़ेगा तो संभावना है कि तीसरी लहर का प्रकोप भी भारत में हो सकता है। जब हम किसी संक्रमण के फैलाव को लहर के रूप में देखते हैं तो प्रमुख रूप से इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो सामान्य रूप में आप ध्यान रखें, किसी भी वायरल का जो प्रकोप है वो सबसे कमजोर एक तरह से आबादी है उसको संक्रमित सबसे पहले करता है। यानी अगर हम बुजुर्गों की बात करें या किसी भी तरह की बीमारी से आप पहले से ग्रसित हैं तो आपको संक्रमण होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। जो लोग संक्रमण से ग्रसित होते हैं और ठीक हो जाते हैं तो उनके शरीर में वायरस के खिलाफ एक तरह से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र उनमें विकसित हो जाता है। इसी के साथ साथ टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो लोगों में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देती है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे किसी भी वायरस के खिलाफ एक प्रतिरोध क्षमता लोगों में आती है। इसी प्रतिरोध क्षमता के कारण जो प्राकृतिक रूप से और टीकाकरण के माध्यम से पहुंचती है लोगों के पास, वायरस का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे घटता है और एक तरह से मामले वायरस के कम हो जाते हैं। सामान्य रूप में संक्रमण का जो पहला एक तरह से चरण होता है उसके बाद ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जैसे जैसे कम होती है वायरस इससे बचने के लिए अपने आप को विकसित कर लेता है, या आप कह सकते हैं इसका उत्परिवर्तन हो जाता है, नया म्यूटेशन वो अपने आप में कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वायरस दोबारा एक तरह से हमला करने की स्थिति में पहुंचता है और संक्रमण एक तरह से फिर से फैलने लगता है। तो ये स्थिति एक तरह से चक्र या इसको आप लहर कह सकते हैं। तो ये जो एक तरह से चक्र वायरस के प्रभाव का अलग अलग समय में आगे बढ़ता है, इसी को एक तरह से हम फर्स्ट वेव, सेकंड वेव या थर्ड वेव कहते हैं। जहां तक हम तीसरी लहर की बात करें भारत में, तो ध्यान रखें डेल्टा संस्करण ने लगभग भारत में सभी व्यक्तियों को प्रभावित किया जो दूसरी लहर में एक तरह से संक्रमित हुए। तो संक्रमण के बाद जो भी सही हुए हैं उनमें आप ध्यान रखें कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के उतने तेजी से प्रभाव डालने की संभावनाएं कम है, क्योंकि एक सर्वेक्षण के बाद ये सामने आया है कि भारत में जो भी संक्रमित हुए हैं उनमें लगभग आप देखें 30% या उससे ज्यादा जो आंकड़ा है वो डेल्टा वेरिएंट से एक तरह से ग्रसित लोग रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया उत्परिवर्तन है वो उन पर कम प्रभाव डालेगा ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी ऑलरेडी डेवलप है और टीकाकरण की प्रक्रिया भी एक तरह से महत्वपूर्ण रूप में चल रही है। लेकिन तीसरी वेव की संभावनाएं तब बन जाती हैं जब वायरस इस प्रतिरोधक क्षमता को जो लोगों में विकसित हुई है या वैक्सीन के माध्यम से विकसित की गई कृत्रिम रूप से उसके खिलाफ उत्परिवर्तन कर लेता है, जैसा डेल्टा प्लस में दिख रहा है। और उत्परिवर्तन करने के साथ साथ एक दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोगों के द्वारा एक तरह से अपने आप को जो भी कोविड-19 में जो व्यवहार उन्हें अपनाना है, जैसे मास्क पहनना है या हाथों को सैनिटाइज करना है, अगर उस प्रक्रिया में वो पीछे हटते हैं, जैसा एक तरह से दूसरी लहर के पहले भारत में देखा गया कि लोगों ने सामान्यतः अपनी जो स्थितियां वो सामान्य कर दी थी और इसी कारण से दूसरी लहर इतने बड़े पैमाने पर भारत में प्रभाव डालने में सफल रही। तो अगर किसी भी तरह का उत्परिवर्तन होता है और साथ साथ लोगों के द्वारा बचने के जो उपाय हैं सामान्य रूप से कोविड-19 के, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है, तो इसका बिल्कुल अनुमान है कि तीसरी लहर भी एक तरह से आ सकती है। हम अपनी दूसरी न्यूज पर आते हैं। जेट एयरवेज रिवाइवल प्लान गेट्स एनसीएलटी क्लियरेंस। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इसकी तरफ से एक अंतिम मंजूरी मिल गई है जेट एयरवेज का एक तरह से पुनः संचालन करने की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें जो समस्याएं हैं और एक तरह से सामान्य रूप में भारत में जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है वहां पर जो समस्याएं हैं उनके संबंध में हमने आर्टिकल में चर्चा की है। जेट एयरवेज की अगर हम बात करें तो 2019 में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन नकदी की यानी कैश की उनके पास कमी थी। इसी कारण से 2019 में उनका जो परिचालन है वो एक तरह से रुका। तो जेट एयरवेज जो एक सफल एयरलाइंस के रूप में थी, 2019 में उन्हें अपना कार्य रोकना पड़ा। भारत में आप ध्यान रखें 2016 से शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये लागू है। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी इस तरह से अगर शोधन अक्षमता में जाती है यानी अपने ऋणों को वो समय पर नहीं देने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को एक तरह से जो भी लोग उसमें रुचि रखते हैं उनको बेचने की एक प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसे एक तरह से रिजोल्यूशन प्लान कहा जाता है। यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की जो मुंबई बेंच है उसने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक व्यवसायी हैं मुरारी लाल जालान और यूके की एक संस्था है कैलरॉक कैपिटल, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जेट एयरवेज में एक तरह से निवेश करके उसको पुनः संचालन करने के लिए एक प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इनके द्वारा एयरलाइन का अधिग्रहण और एक पुनरुद्धार करते हुए इसका पुनः संचालन की जो प्रक्रिया है वो जल्द प्रारंभ की जाएगी। माना जा रहा है इस वर्ष के अंत में एक तरह से जो प्रक्रियाएं पूरी करके इसका संचालन शुरू हो सकता है।
यहाँ पर अगर हम विवाद की स्थितियां देखें कि सबसे बड़ा विवाद क्या है, सबसे प्रमुख विवाद जो माना जा रहा है वो हवाई अड्डों पर जो स्लॉट है उसके संबंध में। जब हम हवाई अड्डों पर स्लॉट की बात करते हैं तो विभिन्न हवाई अड्डों पर समय विशेष पर लैंडिंग करना और टेक ऑफ करने के जो अधिकार हैं उसके संबंध में 2019 में जेट एयरवेज ने जब अपना काम बंद किया तो उस समय की स्थिति में जो भी उनके पास हवाई अड्डों के स्लॉट थे कार्य करने के लिए, भारत सरकार ने जो भी भारतीय एयरलाइंस वहां पर काम कर रही थी उनको वो जारी कर दिए। लेकिन उस समय सरकार ने ये कहा था कि ये अस्थायी व्यवस्था है और जब भी जेट एयरवेज अपना काम शुरू करेगा तो ये जो स्लॉट हैं वो वापस जेट एयरवेज को दे दिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार अपनी पहले की जो कही गई बात है उससे विपरीत रूप में कार्य कर रहा है और सरकार का यह कहना है कि जो भी स्लॉट हैं अब वापस नहीं किए जा सकते हैं जेट एयरवेज को, क्योंकि जिन एयरलाइंस को ये स्लॉट जेट एयरवेज वाले दिए गए थे उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विमानों की खरीद करी है और उसमें निवेश किया है। तो अगर उनसे ये स्लॉट वापस लिए जाते हैं तो ये जो निवेश किया गया है भारतीय एयरलाइंस कंपनियों द्वारा वो एक तरह से रद्द हो जाता है। तो ये स्थिति और ज्यादा खराब स्थिति बनाएगी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में। इसीलिए सरकार ने जो स्लॉट दूसरी कंपनियों को दिए गए थे उसको जेट एयरवेज को वापस करने से मना कर दिया है। अगर किसी एयरलाइंस के पास अपने उड़ान भरने के लिए स्लॉट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में उनके लिए काम करना आसान नहीं है। इसीलिए जलान कॉलरेक का ये जो कंसोर्टियम बना हुआ है जो जेट एयरवेज को दोबारा शुरू करने जा रहा है, उनका यह कहना है कि अगर इस तरह का समय स्लॉट उनको नहीं मिलेगा तो एयरलाइन का अधिग्रहण करना उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उसका उनके लिए उपयोग नहीं है। क्योंकि स्लॉट नहीं है तो अपनी कार्यवाही जो विमान संचालन की है वो सही रूप में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अलग अलग जो हवाई अड्डे हैं वहां पर प्रमुख रूप से जो स्लॉट हैं वो जेट एयरवेज को देने के लिए एक तरह से बात चल रही है। लेकिन समस्या यह है कि जो भी इस तरह के स्लॉट हैं उनमें सबसे प्रमुख है प्रीमियम स्लॉट। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग जो फ्लाइट होती है वो प्रीमियम स्लॉट माना जाता है। तो जिन एयरलाइंस के पास प्रीमियम स्लॉट होता है वो ज़्यादा एक तरह से यात्री प्राप्त करते हैं। तो जेट एयरवेज को इस तरह के जो प्रीमियम स्लॉट हैं वो मिलने में समस्या आ सकती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में एक तरह से देखा जा रहा है। अगर हम अन्य कुछ समस्याओं को देखें तो माना यह जा रहा है कि जो भी उनका अनुमोदन या लाइसेंस स्थिति है, जो प्रमाण पत्र की स्थिति है, उसको लेकर एक तरह से उन्हें नए परमिट एयर ऑपरेटर से प्राप्त करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जिनके पास नया मालिकाना हक आने वाला है उनको सुरक्षा मंजूरी, विमानों की उड़ान योग्यता, विमानों को आयात करने की अनुमति, इन प्रकार की जो मंजूरी है उनको एक तरह से लेने की आवश्यकता रहेगी भविष्य में। एक दूसरी समस्या ये देखी जा रही है कि अगर जेट एयरवेज के द्वारा अपने पुराने पायलट या पुराने जो कर्मचारी हैं उनको वापस लिया जाता है, उनके लिए रिफ्रेशर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चलाना पड़ेगा और ये 2 से 3 महीने का हो सकता है। एक अन्य समस्या यहाँ पर आ सकती है जब भी जेट एयरवेज का पुनः कार्य शुरू होगा कि जो भी प्रबंधन की टीम है उसका पुनः एक तरह से गठन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ईंधन की बात करें, खान पान या कैटरिंग की व्यवस्था की बात करें या ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टाफ है उसकी बात करें, इन सब सुविधाओं के लिए उनको पुनः एक तरह से नए रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ये सारे एक तरह से जो आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने में समय लगेगा। ये जेट एयरवेज के काम शुरू होने में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जो सामने हैं। अगर हम भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की बात करें तो कोविड-19 के कारण आप देखें कि एक तरह से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम 2021 के आंकड़े देखें तो 53 मिलियन एक तरह से यात्रियों के द्वारा नागरिक उड्डयन का उपयोग किया गया, जबकि यही आंकड़ा अगर हम 2020 में देखें तो ये 140 मिलियन था। यहाँ पर हम 2020 से 21 में देखें तो यात्रियों की संख्या लगभग आधे से कम हो गई है। तो ये स्थिति दिखा रहा है कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो काफी बड़े पैमाने पर घाटे पर चल रही हैं। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण एयरलाइंस को अपनी 50 से 70% जो विमान है वो एक तरह से उनको जमीन पर रखने पड़ रहे हैं, यानी वो अभी वर्तमान में ऑपरेशनल स्थिति में नहीं है। इसी के साथ साथ विमान अगर हम देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन करने के लिए आधे एक तरह से यात्रियों के साथ में उड़ान भर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से जो भी उड़ान है उनको बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थिति में नहीं लाते हैं। ये विमान कंपनियों के लिए बड़े घाटे की एक स्थिति बनती है। अगर हम भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021 में उनको एक तरह से अपने राजस्व में 60% की गिरावट देखनी पड़ी है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कापा, जिसे सेंटर फॉर एविएशन भी कहा जाता है, तो इस संस्था का अनुमान यह है कि जो 2 वर्ष लगभग महामारी के निकल रहे हैं इसमें अगर हम एयरलाइंस उद्योग की बात करें भारत में तो लगभग $8 अरब का इनको नुकसान हुआ है। और माना जा रहा है कि भविष्य में अगर $5 अरब की पूंजी
इस नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारत में नहीं लगती है तो जो हमारा पूरा एयरलाइंस का व्यवसाय है इसमें बड़े पैमाने पर एक नुकसान की स्थिति बनती है। तो भविष्य में बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश और सरकारी मदद की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से नागरिक उड्डयन क्षेत्र को पुनः पटरी पर लाया जा सकता है। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं। ईडी ट्रांसफर ऑफ डिफॉल्टर्स एसेट्स टू पीएसबी। तो यहाँ पर अगर हम प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो उनके पास जो भी एक तरह से डिफॉल्टर्स हैं उनकी जो परिसंपत्तियां हैं वो हस्तांतरित कर दी गई हैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए। इन परिसंपत्तियों के आधार पर जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं वो डिफॉल्टर्स के जो भी ऋण और ब्याज की स्थितियां हैं उससे अपने भुगतान एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के संबंध में जो एसेट्स हैं उनका एक तरह से ट्रांसफर किया गया है। आर्टिकल में प्रमुख रूप से यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस तरह की जो परिसंपत्तियों का एक हस्तांतरण किया जा रहा है इससे सरकारी क्षेत्र के बैंक के जो भी इस तरह के डिफॉल्टर्स हैं उनकी पूर्ण समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा ये जो 3 भगोड़े कारोबारी हैं इनकी लगभग 18,170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और माना जा रहा है कि ये अगर संपत्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हस्तांतरित की जाती हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से इन तीनों के जो ऋण हैं वो सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ही संबंधित हैं। जैसे अगर हम नीरव मोदी की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एक धोखाधड़ी उनके द्वारा की गई। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि 80% जो ऋण है उसकी भरपाई इन परिसंपत्तियों से की जा सकती है, जो ईडी के द्वारा एक तरह से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि ये जो परिसंपत्तियां हैं इनको एक तरह से बेचकर बैंक अपने जो ऋण है उनकी एक तरह से वापसी कर सकते हैं। इन तीनों कारोबारियों के संबंध में अगर हम देखें तो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत एक तरह से कार्यवाही की जा रही थी। और क्योंकि ये भारत छोड़कर विदेश जा चुके थे जब तक उनको यहाँ पर भारत में अरेस्ट किया जाता, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्यर्पण का प्रयास किया जा रहा है इन तीनों का, जिससे कि भारत में इन पर प्रमुख रूप से कार्यवाही की जा सके। भारत में धन के अवैध लेन देन को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम या जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत आप देखें तो प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 18,170.02 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त की गई थी और इनमें से अगर हम देखें तो 9,041.5 करोड़ रुपए ये बैंकों को पहले ही दिया जा चुका है। तीनों कारोबारी भारत में अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए विदेश जा चुके थे। तो खास तौर से विजय माल्या और नीरव मोदी के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उन्हें एक तरह से भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित किया गया 2019 में। इसके कारण एक तरह से अदालत के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सका कि जो भी इनकी परिसंपत्तियां हैं उनको जब्त किया जाए और प्रवर्तन निदेशालय इसे करने में सफल रहा है। तो ये जो परिसंपत्तियां प्राप्त हुई हैं इन्हीं को बैंकों को एक तरह से प्रदान करके भविष्य के लिए जो बैंक की आर्थिक स्थिति इनके डिफॉल्ट के कारण कमजोर हो रही थी उसको रोकने में एक मदद मिलेगी। व्यापारियों के द्वारा बैंकों का ये जो डिफॉल्ट किया गया और समय पर पैसा वापस नहीं किया गया, तो अगर ये परिसंपत्तियां बैंकों को मिलती हैं इनकी और उसकी नीलामी करके अगर वो पैसा रिकवर भी करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बैंकों को बहुत बड़ी मदद नहीं करेगा, एक बहुत मामूली सी मदद यहाँ पर हो पाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो सितंबर 2020 के अंत के आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय बैंकों का कुल मिलाकर जो बैड लोन है यानी खराब ऋण, जिस ऋण के समय पर आने की संभावनाएं नहीं है, वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और माना जा रहा है कि कोविड-19 की जो 2 लहरें हैं उनके प्रभाव के बाद खराब ऋण की जो स्थिति है वो 10 लाख करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार कर सकती है। तो यहाँ पर ये काफी छोटी एक तरह से स्थिति है जो यहाँ पर आर्थिक मदद के रूप में एक तरह से उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ साथ एक समस्या ये है कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनके वास्तविक मूल्य पर संदेह है, क्योंकि एक अनुमान है इन संपत्तियों का मूल्य 18,000 करोड़ से कुछ ऊपर है, लेकिन वास्तविक रूप में स्थिति इससे कम हो सकती है। तो ये एक समस्या है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी गई हैं उनकी तरलता बहुत अच्छी नहीं है, यानी आसानी से बाजार में उनकी नीलामी हो पाए और उसके आधार पर धन प्राप्ति बैंकों को हो पाए, ये आसान नहीं है। इसी कारण से इस प्रक्रिया के ऊपर एक तरह से सवाल उठते हैं कि 18,000 करोड़ के ऊपर की जो एक बात कही जा रही है ये बैंक परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भारत में अगर हम देखें तो कुछ प्रमुख यहाँ पर प्रणालीगत मुद्दे हैं, यानी कुछ हमारे सिस्टम में ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म को इसका सबसे बड़ा एक आधार माना जाता है और बैंकों में गैर व्यावसायिक रूप से एक तरह से काम होना। जब हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं जिसको सहचर पूंजीवाद कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो उद्योगपति हैं
और जो सरकारी एक तरह से संस्थाओं में काम करने वाले सरकारी व्यक्ति हैं, उनके बीच में जब आपस में मिलीभगत होती है, तब आप कह सकते हैं कि सहचर पूंजीवाद या क्रोनी कैपिटलिज्म ये जन्म लेता है। इस तरह के जो बड़े ऋण हैं वो एक तरह से हम देखें कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लिए जाते हैं, क्योंकि इन बैंकों पर सरकारी जो अधिकारी हैं उनका एक प्रभाव रहता है। तो इसी कारण से जो उद्योगपति मिलीभगत करके यहाँ से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें नीरव मोदी के केस में पंजाब नेशनल बैंक की जो मुंबई शाखा से बड़े पैमाने पर जो ऋण प्राप्त किया गया, वहां पर बैंकों के जो कर्मचारी थे उनकी मिलीभगत थी। अगर इस सहचर पूंजीवाद की अगर हम बात करें, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करें, तो इसी का प्रभाव ये रहता है कि कुछ गिने चुनी संख्या में जो बड़े उद्योगपति हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के जो सरकारी बैंक हैं वहां से बड़े पैमाने पर एक तरह से ऋण प्राप्त हो जाता है। और जब भी किसी भी तरह से वो ऋण वापसी की स्थिति में नहीं होते हैं तो सामान्यतः विदेश भागने की स्थितियां दिखती हैं, जैसा हम 3 कारोबारियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके लिए स्थितियां काफ़ी यहाँ पर खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी प्रभाव में वो काम करते हैं और उन्हीं के प्रभाव में आकर इस तरह के ऋण दिए जाते हैं, जिन पर रिटर्न आने की संभावनाएं कभी कभी बहुत कम रहती हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ज़्यादा एक तरह से इस तरह के संकट की स्थिति में लाते हैं। बैंकों में जो भी इस तरह के ऋण दिए जा रहे हैं कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को, उस तरह की स्थितियों को लेकर हमेशा एक तरह से विवाद रहा है। और आरबीआई के अगर हम पूर्व गवर्नर की बात करें रघुराम राजन, तो उनके द्वारा इस तरह की बात अपने कार्यकाल में भी कही गई है। इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि जो बैंक हैं वो जब ऋण देते हैं तो ऋण का उपयोग कहाँ किया जा रहा है उसके संबंध में वो बहुत अच्छी निगरानी नहीं करते हैं। जैसा विजय माल्या के केस में देखा गया कि उन्होंने ऋण जिस उद्देश्य से लिया था उससे अलग उद्देश्य में उस धन का उपयोग किया गया। तो ये अगर निगरानी के दायरे में नहीं रखा जाता है तो इस तरह के डिफॉल्ट होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। वर्तमान में अगर हम भारत में देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका बैंकों में एक तरह से वर्चस्व है, और ये स्थिति राजनीतिक प्रभाव से ग्रसित होती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं तो उन पर राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। इसका परिणाम ये होते हैं कि बैंक अपने स्वास्थ्य को एक तरह से देखते नहीं हैं और खराब ऋणों का एक तरह से वितरण करते हैं, और इसका कारण कि व्यावसायिक भावना से अलग वो राजनीतिक प्रभाव में आकर इस तरह के ऋण वितरित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस प्रकार के ऋण विशेष व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, तो विशेष लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और ये तभी दूर हो सकती है जब सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर राजनीतिक जो प्रभाव है वो एक तरह से न्यूनतम होगा। तो सहचर पूंजीवाद को जब तक हम न्यूनतम नहीं करेंगे इस तरह की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी, और इसके लिए संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर कार्य करने की जो स्थितियां हैं निजी बैंकों की तरह से वो एक तरह से स्थापित करनी पड़ेंगी, और बाहरी जो प्रभाव है उनको न्यूनतम करने की स्थितियां मजबूत करनी पड़ेंगी। अगर किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सीमित भागीदारी कंपनी के द्वारा, सीमित देयता भागीदारी कंपनी के द्वारा किसी भी तरह के ऋण अगर समय पर नहीं दिए जा रहे हैं तो उनके संबंध में शोधन अक्षमता की प्रक्रिया चलती है, जिसको हम इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं। और इसी के संबंध में 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता। इस नए कानून के आने के बाद माना गया कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से हल होंगी, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं वो अदालतों के पास संख्या में ज़्यादा हैं, इसीलिए प्रक्रिया एक तरह से लंबी होती है, और इसी कारण से बड़े पैमाने पर जो बैंक हैं वो अपनी वसूली सही से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इस तरह के ऋण जो डिफॉल्ट होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो 2016 की इस संहिता के लागू होने के बाद माना जा रहा है कि जो वसूली की प्रक्रिया है उसमें इसके पहले की स्थिति में जरूर सुधार हुआ है। प्रक्रिया अभी भी लंबी है लेकिन पहले की तुलना में एक सुधार देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो लंबे समय की प्रक्रिया थी, लगभग 4 साल तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो अब एक तरह से घटकर 400 दिन हो गई है, क्योंकि आप ध्यान रखें 330 दिन के अंदर आईबीसी 2016 के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को समाप्त करना है, और कभी कभी अगर हम मैक्सिमम देखें तो ये 400 दिन तक की स्थिति में जा रहा है, लेकिन हम पीछे 4 साल का जो देखें उसकी तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। तो ये स्थितियां जरूर बनी हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि केस की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर एक दबाव पड़ता है, इसीलिए प्रक्रियाएं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो वहाँ पर अभी भी एक तरह से सुधार करने की ज़रूरत है। किसी कंपनी के द्वारा कोई ऋण लिया गया है, समय पर वापस नहीं किया गया है, तो उसके संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसके अंतिम हल के रूप में माना जाता है कि कंपनी का परिसमापन यानी लिक्विडेशन कर दिया जाए, यानी कंपनी की जो भी परिसंपत्तियां उनको एक तरह से बेचा जाए। लेकिन देखा जाता है कि इस तरह की जो तनावग्रस्त संपत्तियां यानी डिस्ट्रेस्ड एसेट, यानी जिन पर बाजार में माना जा रहा है कि अच्छा मूल्य नहीं मिल सकता है, तो इनकी बिक्री करना उतना आसान नहीं होता है।
भारत में अगर किसी कंपनी का तरलीकरण या परिसमापन किया जाता है तो उसकी खरीद करने के लिए जो बाजार है वो मजबूत किया जाए। अगर ऐसा हो पाएगा तभी इस तरह की जो परिसंपत्तियां बेची जाती हैं उन पर पर्याप्त वसूली हो पाएगी। ऐसी स्थिति में बैंक अपने डिफॉल्टर से जब भी इस तरह की परिसंपत्ति प्राप्त करते हैं और उसको बेचकर अपने ऋण वापस पाना चाहते हैं तब उनकी स्थितियां मजबूत होंगी। अन्यथा अगर परिसंपत्तियां नहीं बिकेंगी या बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा तो ऋण की जो रिकवरी है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी, जो अभी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, बैक टू द फ्यूचर फॉर चाइनाज कम्युनिस्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले जुलाई माह में चीन में एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो स्थापना है उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसी संबंध में चर्चा की जा रही है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में वहाँ पर शासन में है तो उसमें अलग अलग चरण में एक तरह से विकास की स्थिति दिखी है। तो वर्तमान जो चरण चल रहा है या भविष्य के लिए जो स्थितियां हैं वो कैसी चीन में बन रही हैं। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रारंभिक भाग देखें तो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख रूप से उद्देश्य यह था कि कुओमिंतांग पार्टी जो वहां पर शासन कर रही थी उसके भ्रष्टाचार को खत्म करके चीन में एक तरह से नए प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करना। 1945 में अगर हम देखें तो माओ से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अध्यक्ष बने। उसके बाद से स्थितियां काफी मजबूत हुई और उन्हीं के नेतृत्व में अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। अगर हम माओ से तुंग की बात की स्थिति देखें तो नए नेता के रूप में आए थे देंग जियाओपिंग। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर सुधार की स्थितियां बनाई गई जिससे कि चीन में विचारधारा और एक व्यक्ति का जो एक कह सकते हैं अधिनायकवाद या पूरी तरह से जो डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति थी उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो देंग जियाओपिंग के समय में प्रमुख रूप से विचारधारा और एक व्यक्ति का जो शासन है उसको रोकने का प्रयास किया गया। अगर हम वर्तमान में शी जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने केवल विचारधारा को मजबूत करने की बात करी और देंग जियाओपिंग के समय में जो प्रमुख रूप से चीन में लक्ष्य बनाए गए थे उनको जिनपिंग ने समाप्त कर दिया, जिसमें सबसे पहला प्रमुख था सामूहिक नेतृत्व यानी कलेक्टिव लीडरशिप। यहाँ पर जिनपिंग अकेले ही पूर्ण रूप से कह सकते हैं मजबूत सत्ता स्थापित कर चुके हैं। तो ये तंत्र एक तरह से समाप्त किया गया जिसको देंग जियाओपिंग ने आगे बढ़ाया था। दूसरा अगर हम देखें अवधि सीमा, यानी जो भी एक तरह से चीन के राष्ट्रपति पद पर है, चीन के प्रमुख के पद पर है, उसके लिए कार्यकाल की एक सीमा। लेकिन आप ध्यान रखें जिनपिंग ने अपने कार्यकाल की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया है, यानी जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो चीन के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। तो ये दो स्थितियां जो देंग जियाओपिंग के समय में थी उसको जिनपिंग के द्वारा समाप्त किया गया। यहाँ पर अगर हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कार्यकाल देखें तो 4 चरण दिखाई पड़ते हैं। पहला देखें 1921 से 1949, जब एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा क्रांति के माध्यम से चीन में राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया चली। दूसरा अगर हम देखें 1949 से 78, जिसमें माओ से तुंग प्रमुख रूप से यहाँ पर थे। यह चरण प्रमुख रूप से माओ से तुंग के लिए एक तरह से जाना जाता है। तो माओ के द्वारा यहाँ पर प्रमुख अपना प्रभाव बनाया गया, खास तौर से भूमि सुधार की बात करें और व्यापक रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य किया गया। तीसरा चरण अगर 1978 से 2012 का देखें, जिसे एक तरह से देंग जियाओपिंग के जो सुधार हैं उनके लिए जाना जाता है और प्रमुख रूप से उनके द्वारा यहाँ पर एक तरह से कार्य किया गया। और ये तीसरा चरण अमीर होने, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चीन को एक रिचेस्ट कंट्री के रूप में डेवलप करने की एक स्थितियां बन रही थी। यहाँ पर चीन में सुधार को इस तरह से लागू करना कि आर्थिक रूप में चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो, वो चाहे पूंजीवाद का नए रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ना, निजीकरण को बढ़ावा देना, लेकिन सरकारी नियंत्रण के साथ साथ। तो ये जो तीसरा चरण था ये काफी महत्वपूर्ण है और इसने ही चीन को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस तीसरे चरण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 1978 है, जब एक तरह से देंग जियाओपिंग के द्वारा प्रमुख रूप से सत्ता अपने हाथ में ली गई थी, वो स्थितियां 1949 से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सुधार का एक नया जो सिलसिला है वो चीन में शुरू हुआ और प्रमुख रूप से विचारधारा और एक व्यक्ति के जो शासन की जो सिद्धांत हैं उनको अलग करने की बात चली। यानी देंग जियाओपिंग माओ के बिल्कुल विरोध में एक तरह से कहते थे कि जो विचारधारा है उसको हम थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक या अन्य रूप से चीन का विकास होना चाहिए। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से मजबूत रूप में सत्ता में रहे ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। और वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते थे, तो विचारधारा को लेकर वो बहुत कठोरता की जगह उसमें कुछ सुधार के लिए कुछ कमी करने की बात करते थे। और ये प्रमुख रूप से 1978 से 2012 के बीच में कार्य किया गया, जिसने चीन को आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ाया।
अगर हम आर्थिक स्थिति की तुलना एक करके देखें भारत के साथ, 1978 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद 149 अरब डॉलर था और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में केवल 1.75%। भारत का 140 अरब डॉलर था और आप देखें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चीन की अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो 156 डॉलर था, जबकि भारत का उसी समय आप देखें तो 203 डॉलर था। चीन की अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो ये 1978 में भारत से कम थी। इसी स्थिति को अगर हम 2018 में 40 साल के बाद की अवधि में देखते हैं तो लगभग 12.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो चुका है चीन। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 15% का हिस्सा है। भारत की तुलना में देखें 5 गुना बढ़ा है और दुनिया की वर्तमान में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। इसमें सबसे प्रमुख योगदान 1978 के समय में देन जियाओपिंग के समय में शुरू किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार हैं, जिनको आगे चलकर जियांग जेमिन या हु जिनताओ सभी के द्वारा तेजी से आगे बढ़ाया गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम चौथे चरण की बात करें, जिसको 2012 से शुरू माना जाता है, और ये वही समय है जब जिनपिंग ने एक तरह से अपने आप को चीन में सत्ता में मजबूती से स्थापित करना शुरू किया। 2012 की जो स्थिति है वो जिनपिंग के द्वारा मजबूत आगे बढ़ने की स्थिति को दिखाता है, जहां पर चीन की जो स्थिति वर्तमान में है उसको और ज्यादा मजबूती से भविष्य के लिए सतत रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखें कि कोविड-19 के बाद स्थितियां काफी हद तक बदली हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश जिस तरह से चीन के विरोध में आ रहे हैं, ये मजबूत बढ़ने की जो नीति है जिनपिंग की, उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं समस्याएं दिखती हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन के द्वारा अपना आर्थिक और सामरिक साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और अपने पड़ोसी और जो अन्य छोटे देश हैं उनके आर्थिक और सामरिक हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसका विस्तारवादी ये जो व्यवहार है और मजबूती से आगे बढ़ने की जिनपिंग की जो नीति है वो लंबे समय तक कार्य कर पाएगी, इसमें आशंकाएं दिखती हैं। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, रेनिंग इन द बिग फोर। यहाँ पर अगर हम 4 बड़ी टेक्निकल कंपनीज की बात करें, गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन, तो उनके ऊपर किस तरह से नियंत्रण करने की स्थितियां बने, इसके लिए अमेरिका में एक तरह से नए कानून लाए जा रहे हैं। और प्रमुख कारण क्या है? एंटी ट्रस्ट। देखिए, एंटी ट्रस्ट का मतलब एक तरह से यह रहता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा अगर अपने एकाधिकार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है या एक तरह से व्यवसाय में जो प्रमुख एक तरह से जो प्रथाएं हैं उनके विरोध में जाकर किसी अन्य कंपनी के व्यावसायिक स्थितियों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम किए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप ध्यान रखें मोनोपोली बढ़ेगी, एकाधिकार बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को विकल्प कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बाजार में कीमतें ज्यादा देता है और गुणवत्ता में एक गिरावट होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसी एंटी ट्रस्ट को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए अमेरिका में 6 नए कानून लाए जा रहे हैं। आप ध्यान रखें, एंटी ट्रस्ट का अगर सबसे बड़ा मामला अमेरिका में देखें तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एक आरोप लगा था कि अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नेटस्केप एक तरह से जो कंपनी का ब्राउजर है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाया और इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एक बड़ी पेनल्टी भी वहां पर लगाई गई थी। अमेरिका में अगर हम एंटी ट्रस्ट कानूनों की बात करें तो 2 प्रमुख रूप से हैं, 1819 का शर्मन अधिनियम और 1914 का क्लेटन अधिनियम, और संघीय व्यापार आयोग एक तरह से इसके माध्यम से निगरानी रखता है। लेकिन तकनीकी कंपनियों के द्वारा अपना कार्य विस्तार करने के बाद नई स्थितियों में अमेरिका में नए तरह के कानून लाए जा रहे हैं। तो ये जो नए 6 बिल हैं उनके संबंध में हम देखते हैं। पहला, प्लेटफॉर्म कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। इसके माध्यम से एक तरह से यह कहा गया है कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो छोटी प्रतिद्वंदी कंपनियों को नहीं खरीदेंगी और इस तरह की प्रक्रियाओं को एक तरह से अब नियंत्रित किया जाएगा। जैसे अगर हम देखें फेसबुक के द्वारा $1 अरब में इंस्टाग्राम को खरीदना। दूसरा हम देखते हैं एडिंग प्लेटफॉर्म एकाधिकार अधिनियम। यहां पर आप ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद है उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करेगी, इसको एक तरह से रोकने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस कानून के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे उदाहरण आप देखें कि अमेजन के द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर अमेजन के उत्पादों को ही आगे बढ़ाना। अब अमेजन इतना बड़ा ग्रुप है कि उसके सामने अगर कोई छोटी खुदरा कंपनी है उसका कोई भी उत्पाद है वो आसानी से नहीं बिक सकता है। अगर अमेजन अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद को ही सिर्फ आगे बढ़ाएगी और वरीयता देगी तो अन्य छोटी कंपनियों के जो उत्पाद हैं वो एक तरह से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। इस तरह के विज्ञापन की जो स्थितियां हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर उसको नियंत्रित करने के लिए कानून लाया जाएगा। अगर हम इसका एक और उदाहरण देखें तो एप्पल के द्वारा जो एप्पल स्टोर एक तरह से संचालित किया जाता है, तो ये सब एक तरह से अपने ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना प्रचार करने की स्थितियां दिखाता है।
तीसरा देखते हैं ऑगमेंटिंग कंपेटेबिलिटी एंड कंपटीशन बाय एनेबल सर्विस स्विचिंग। इस कानून के माध्यम से उन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें एक प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब जाता है तो उसके संबंध में जो भी उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो प्रोफाइल है या जो भी डाटा है वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हो जाए। ऐसा ना हो कि जिस प्लेटफॉर्म से आप जा रहे हैं वो सारा डाटा इकट्ठा रखे, उस तरह के डाटा को आपको देने की प्रक्रिया ना करे। तो उसको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखें वर्तमान में जो डाटा है वही एक तरह से पूर्ण रूप से पूरी आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाता है। जब हम प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो हमें डाटा को भी एक तरह से परिवर्तित करने की छूट मिलनी चाहिए। इस कानून के माध्यम से अमेरिका में यह प्रस्ताव किया गया है। एक चौथा कानून देखते हैं मर्जर फाइलिंग फी मॉडर्नाइजेशन एक्ट। इसके माध्यम से जो भी कॉर्पोरेट विलय हो रहे हैं बड़ी कंपनियों के, वहां पर सरकारी शुल्क को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि एंटी ट्रस्ट के खिलाफ जो भी एक तरह से कानून है उनको सही रूप में लागू करने के लिए जो धन है वो एक तरह से सरकारों को प्राप्त हो पाए। पांचवा अमेरिकन चॉइस एंड इनोवेशन ऑनलाइन एक्ट। इसके माध्यम से कंपनियों को अपने मार्केट प्लेस पर केवल अपने उत्पादों को प्राथमिकता देने से रोका जाएगा। जैसे अगर हम गूगल में देखें, जब हम सर्च करें तो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनको प्राथमिकता मिलती है, या अमेजन की बात करें जो अपने ही ब्रांड को एक तरह से प्राथमिकता देता है। तो ये स्थितियों को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। एक छठवां कानून हम देखें स्टेट एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट वेन्यू एक्ट। इसके माध्यम से जो भी एंटी ट्रस्ट के खिलाफ एक तरह से कोई प्रक्रिया किसी भी कंपनी के खिलाफ चल रही है, अगर कंपनी को लगता है कि ये जो मामला है वो उसके पक्ष में जा सकता है तो वो कोर्ट की प्रक्रिया में जाकर अपने पक्ष में निर्णय ले लेता है और सरकारी कार्रवाई से बच जाता है। तो इस तरह की स्थितियां ना हो पाए, इस कानून के माध्यम से ये अमेरिका में सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम का अगर हम भारत पर असर देखें तो प्रमुख रूप से अमेरिका के बाजार में जब इतने बड़े परिवर्तन होंगे तो भारतीय बाजार में भी इस तरह के कानून भविष्य में बनाए जा सकते हैं। तो उनके ऊपर किसी भी तरह का विरोध पश्चिमी देशों में नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की शुरुआत अमेरिका में या पश्चिमी देशों में धीरे धीरे की जा रही है। तो भारत में भी इस तरह के कानून बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे कि बड़ी कंपनियों की जो एकाधिकार की स्थितियां हैं उनको रोका जा सके। इसका एक दूसरा प्रभाव ये होगा कि गूगल और अमेजन जैसे बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर अलग अलग जो ब्रांड हैं उनके साथ साथ जो खुदरा विक्रेता हैं छोटे रूप में भारतीय, उनको भी एक तरह से बराबर महत्व मिलेगा। तो भारत में खुदरा विक्रेताओं की जो समस्याएं चल रही हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म उनके बिजनेस को खराब कर रहे हैं, उन स्थितियों को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम अपने आज के लास्ट आर्टिकल पर आते हैं और ये प्रीलिम्स के संबंध में है। प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी जो नेशनल पार्क है उनको साल भर एक तरह से खोलने की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। सरकार चाह रही है कि वर्ष भर यहाँ पर इसको खोला जाए। इन दोनों राष्ट्रीय पार्क को अगर वर्ष भर खोला जाएगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं इनसे जो भी आय प्राप्त हो रही होती है वो स्थितियां बढ़ेंगी। तो ये तो सकारात्मक पक्ष है। इसका एक नकारात्मक पक्ष देखें तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्क को 5 महीने के लिए बंद किया जाता है और ये 30 जून से आप देखें तो नवंबर के मध्य तक एक तरह का समय होता है। और ये प्रमुख रूप से देखें तो मानसून का समय है। तो माना जाता है कि मानसून का जो समय होता है वहाँ पर एक तरह से बाहरी जो यहाँ पर यात्री हैं उनके लिए इन राष्ट्रीय पार्कों को बंद कर दिया जाता है। और दूसरा एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि मानसून के अलावा ये वो समय है जो एक तरह से ब्रीडिंग या प्रजनन के लिए इन जानवरों का प्रमुख समय है। तो ऐसी स्थिति में अगर बड़े पैमाने पर यात्री यहाँ पहुंचेंगे तो उन स्थितियों में कुछ ना कुछ विघ्न पड़ेगा। ऐसी स्थितियां न बन पाए, इसको रोकने के लिए 5 माह के लिए इन राष्ट्रीय पार्कों को बंद किया जाता है। तो अगर इन्हें खोला जाएगा तो पूरी एक पारिस्थितिकी चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें एक बाधा पड़ सकती है। ये पर्यावरण और वन्य जीवों के जो संरक्षण की स्थिति है उसके लिए एक नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न हम देखते हैं और उनकी संरचना। पहला प्रश्न आप देखिए, एंटी ट्रस्ट के संबंध में अमेरिकी कानूनों को समझाते हुए इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की भी चर्चा करें 250 शब्दों में। उत्तर की संरचना में भूमिका में आपको बताना है एंटी ट्रस्ट को आप परिभाषित करें और नया कानून जो है वो बताएं जो अमेरिका में लाए जा रहे हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है कि कानूनों की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसको बराबर रखा जाए, बड़ी कंपनियां ज्यादा लाभ की स्थिति में ना रहें। नए प्रस्तावित जो 6 कानून है उनके बारे में आप बता सकते हैं और अंत में भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है वो आपको बताना, जो हमने लास्ट में चर्चा करी थी आर्टिकल में। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भविष्य में अन्य देशों में भी ये प्रक्रियाएं हो सकती हैं, केवल भारत ही नहीं पश्चिमी अन्य देशों पर भी एक तरह से इस तरह की प्रक्रियाएं बनेंगी। इससे व्यापार करने की जो स्थितियां हैं वो लगभग सभी के लिए बराबर रूप में प्रतिस्पर्धी हो पाएंगी। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, जेट एयरवेज के पुनः संचालन में आने वाली समस्याओं को बताते हुए भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर भी प्रकाश डालें। सब सीमा 250।
उत्तर की संरचना हम देखते हैं। भूमिका में एनसीएलटी का आदेश यहाँ पर आपको बताना है, जिसमें एक तरह से जेट एयरवेज के पुनः संचालन की स्थितियां बन रही हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे जेट एयरवेज को पुनः संचालन में जो आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप देखें तो एयरपोर्ट स्लॉट के संबंध में है। अगर उनको स्लॉट नहीं मिलता है तो संचालन करना उनके लिए आसान नहीं होगा। भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र की समस्याएं आप साथ साथ बता सकते हैं, और इसमें प्रमुख रूप से कोविड-19 में जो स्थितियां बनी है जिससे यात्रियों की संख्या आधे से कम हुई है। ऐसी स्थिति में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जो घाटा हो रहा है उसको पूरा करने के लिए भविष्य में एक तरह से प्रयास करने होंगे। यहाँ पर सरकारी मदद या सरकार के द्वारा सब्सिडी या छूट के माध्यम से मदद दी जा सकती है। इसी के साथ साथ टायर 2 और टायर 3 जो शहर है वहां पर उड़ान योजना जैसी आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि भारत में वायु परिवहन को तेजी से विस्तारित किया जा सके। तो ये निष्कर्ष में एक तरह से आप बता सकते हैं भविष्य की संभावनाएं। ये हमारा 27 जून 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।